कांस्टेबल साइमा ने कंधे उचकाए और मेरे ऑफिस से निकल गए। तो फिर मैं भी कैदी नंबर 701 के कमरे में पहुंच गई, क्योंकि ये वो औरत थी जिसने 2-3 दिन पहले ही बच्चा जन्म दिया था और अब मुझे उससे सारी तफसीलात पता करनी थी। मैं सोच रही थी कि ये कोई बहुत सेहतमंद औरत होगी, मगर मेरी नज़र उस पर पड़ी तो बिल्कुल मरियल सी लड़की थी, जिसके चेहरे पे उदासी और आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उसे देखकर मुझे महसूस हुआ कि वो अपने बच्चे की पैदाइश से खुश नहीं थी। क्या हुआ? आपको अपने बच्चे की पैदाइश से खुशी नहीं हुई? मैंने उसकी वीरान आंखों में झांका तो उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं उभरा। बच्चा मेरे पास नहीं है तो मुझे किस बात की खुशी? माँ तो तब खुश होती है जब बच्चा उसके पास हो। उसने बड़ी सी आह भरते हुए मुझे अपना दुख सुनाया। तो क्या आपके शौहर को आपके बच्चे का पता है? कौन सा शौहर? कैसा शौहर? मेरे शौहर की तो आज से 4 साल पहले वफात हो गई थी। मैंने तो कभी इसके बाद किसी मर्द से कोई बातचीत नहीं की। उस लड़की ने मुझे ये बात कही तो मुझे लगा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि जाहिर है कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मियाँ बीवी के ताल्लुक के बगैर कोई औरत हामला हो गई। तुम्हारे कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं अब तक? मैंने उस औरत से अगला सवाल किया तो उसने कहा, जब से वो जेल आई है हर साल एक बच्चा पैदा करती है, और यहाँ पर इसकी तरह और भी कई औरतें हैं जो कि इसी तरह हर साल एक बच्चा जन्म देती हैं। वो कहने लगी उसने पहले ही साल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जबकि अब वो एक एक बच्चा पैदा करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बच्चे के बाप का नहीं पता? मैंने उस औरत की तरफ देखकर कहा तो बोली, मुझे अगर पता होता तो मैं आपको भी साफ साफ बता देती, बल्कि उन तक पहुंचने की भी कोशिश करती, क्योंकि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करती हूँ। 9 महीने जो एक औरत अपने पेट में एक वजूद को रखती है तो फिर जाहिर है उससे उनसियत और मोहब्बत पैदा होना एक बहुत फितरी अमल है। मुझे भी अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनकी पैदाइश के दिन करीब आने पर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब वो मुझसे जुदा हो जाएगा। बस इसी परेशानी ने तो मेरी ये हालत कर दी है। आप मेरी हालत नहीं देख रही? तो लड़की ने मुझे अपने बाजू दिखाते हुए कहा। उसकी कलाई वाकई में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो क्या तुम्हें हर रोज़ यहाँ पर अच्छी खुराक नहीं दी जाती? फिर तुम्हें किस बात का गिला है? मैंने उससे सवाल किया तो बोली, अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी अगर इंसान खुश ना रहे तो उसकी सेहत नहीं बन पाती, और मेरे साथ भी यही मसला है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। वो किसी तरीके से भी कोई हामला औरत नहीं लगती थी। उसके इस चेहरे से तो जैसे खून नुचड़ चुका था और उसकी जिल्द पीली हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने जेल में कभी किसी आदमी को देखा है? तुम डरो नहीं, मुझे सब कुछ सच बता सकती हो। मैंने उससे पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं मैडम जी, मैंने तो आज तक यहाँ किसी आदमी को नहीं देखा, और इसीलिए तो मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि जब यहाँ कोई आदमी नहीं आता तो फिर मेरे जैसी 3-4 औरतें, वो 3 तो मेरी बहनें ही हैं, बाकी कैसे हामला होती हैं? क्या तुम्हारी 3 और बहनें भी यहीं पर कैद हैं? मेरे मुंह से हैरत के मारे ऊंची आवाज निकली थी। जी हाँ, हम 4 बहनें हैं और चारों की चारों इसी जेल में कैद हैं। हम चारों के ही बच्चे पैदा होते हैं, साल में हम एक बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चों का बाप कौन है। ये सुनकर मेरे तो कदमों से ज़मीन निकल गई। तुम्हारी तीनों बहनें भी जेल में हैं? उनका जुर्म क्या था? ये तो बताते हुए मुझे अजीब लग रहा है मैडम जी। मेरी बाकी बहनों से भी मिले, अगर आप कोशिश करके उनको भी मेरे सेल में ले आएँ तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी, मगर इन जेल वालों ने हमें अलग अलग सेल्स में बंद कर रखा है। ठीक है, अब तो हमें सज़ा मिल गई है, हम लोग जेल में हैं, हमने जो जुर्म किया था हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, इन काल कोठरियों में अपने दिन रात ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें एक छोटी सी खुशी तो मिल ही सकती है। हम सबको कैद हुए 3 से 4 साल गुजर चुके हैं और अब तक हम लोगों को सज़ा में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया था हमें उसकी सज़ा ना सिर्फ कुदरत की तरफ से मिल चुकी है, बल्कि हमें इस जेल में भी काफ़ी अरसा हो गया है। उस लड़की का नाम वज़ीरा था। उसके बाद सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, या तो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था या फिर वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैंने कांस्टेबल साइमा को बुलाकर वज़ीरा की कहानी सुनाई और उससे पूछा कि ये क्या माजरा है? क्या वज़ीरा जो कह रही है वो सच है या फिर वो मुझे टाल रही है? साइमा कहने लगी, मैं इन चारों बहनों को जानती हूँ, आपको बाकियों के सेल में भी लेकर जाती हूँ, आप खुद ही उनसे बातचीत करके पता लगा लें। आपको तो तजर्बा 15 से 20 साल का है, तो आपको मुजरिम को देखते ही समझ तो आ जाती होगी कि वो किस किस्म के हैं, और फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उनका जुर्म क्या है। मैंने तो आज तक उन लोगों से कोई बात नहीं पूछी, हो सकता है कि आप सीनियर हैं तो आपको वो बता दें। साइमा की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने सोचा अगर चारों बहनें बेकसूर हैं तो उनको जेल की काल कोठरी से निकलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आबाद हो जाना चाहिए। तभी मैं उस वज़ीरा की दूसरी बहन नज़ीरा के पास गई। नज़ीरा की सेहत थोड़ी अच्छी थी और रंग भी साफ था, उसकी उम्र में शायद कम थी। मैंने उससे पूछा, उसकी तरफ नज़र पड़ते ही मेरी हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। उसका पेट भी बढ़ा हुआ था, यानी कि वो भी उम्मीद से थी। क्या आप भी बच्चा पैदा करने वाली हैं? मेरे सवाल पर उसने हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या मुझे जेल से निकालने का इरादा है? जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, यहाँ से निकल कर आप अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, नज़ीरा ने सर झुकाते हुए कहा था। कि मुमकिन नहीं है, इंसान कोशिश करे तो क्या मुमकिन नहीं है? आप अपना जुर्म बताएं, मैं आपके लिए एक वकील करने को तैयार हूँ। अगर आपका केस आप लोग जीत गई तो आप चारों की चारों औरतें रिहा हो जाएंगी। एक ही केस में 4 औरतें रिहा हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सच बात तो ये थी कि उन बाकी बहनों को भी मैं देख चुकी थी और मुझे शक्ल से वो शरीफ ही लगती थी। उनको देख के मालूम होता था कि जैसे उन्हें ज़िंदगी में बहुत सारे जख्म मिले हैं, मगर चेहरे पर बला की शराफत थी, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बहनें किसी बड़े जुर्म का शिकार नहीं हुई। ये बहनें कोई ज़्यादा खतरनाक जुर्म की मुजरिम नहीं है, बल्कि इनसे कोई छोटा मोटा गुनाह ही हुआ है।
لیکن جب میں نے نذیرہ سے بات کی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. بولی, ہم بہت گنہگار ہیں, ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ شاید اس سے کم ہے جو گناہ ہم نے کیا, لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی, میرا دل شاید پھٹ جائے گا. خدا کے لیے مجھ سے بات نہ کریں. ایک تو وہ امید سے تھی, دوسرا پھر رو رہی تھی. مجھے اس سے بات کرنا اچھا نہ لگا. میں نے سوچا کہ میں اس کی باقی بہنوں سے اس بارے میں بات کروں گی. اس کی تیسری بہن سکینہ تھی جو کہ سیل نمبر 401 میں تھی. میں وہاں پر اگلے ہی دن پہنچ گئی. سکینہ سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی کہ ہمارا تماشا بنایا جاتا ہے. آج کل تو میڈیا بھی تیز ہو چکا ہے, کوئی بھی انوکھی بات نظر آتی ہے تو اپنا کیمرہ اور مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیجیے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم تینوں چاروں بہنوں کو کبھی رہائی نہیں ملے گی, اس لیے ہم نے کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی, نہ کسی وکیل سے بات کرنی ہے. سکینہ بھی بڑے غصے میں تھی. سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اب ان پر ترس آنے لگا تھا. ان کی مدد کرنا چاہتی تھی مگر یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی. میں نے کانسٹیبل سائمہ سے پوچھا کہ میں ان کی مدد کیسے کروں, تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک اور بہن ہے جو کسی سے بھی بات کر لیتی ہے اور اس کی عمر سب سے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل مند بھی کافی ہے. اگر ہم اس سے بات کریں تو وہ ہمیں اپنے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں بتا دے گی. اب جا کر اس سے پوچھ لیجیے گا اور ان کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ نکالیے گا. سائمہ اتنی زیادہ دلچسپی ان سارے معاملات میں نہیں لیتی تھی. ہاں, وہ مجھے کبھی کبھی کوئی اشارہ ایسے دے دیتی تھی جس سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں مزید مدد مل جاتی تھی, لیکن اس نے کبھی بھی میری مکمل یا پھر صحیح طریقے سے مدد نہیں کی تھی. لیکن اس کا یہی احسان مجھ پر کافی تھا کہ مجھے تھوڑے بہت اشارے دے دیتی تھی. خیر, اس نے مجھے نگینہ کے بارے میں بتایا تھا. یہ ان کی چوتھی اور آخری بہن تھی جو کہ کمرہ نمبر 600 میں تھی. میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے طریقے سے سلام کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں یعنی جیل کی سٹاف میں کوئی بھی ان کمروں میں نہیں جاتا تھا. میں نے دیکھا تو جب میری نظر نگینہ پر پڑی تو وہ امید سے نہیں لگ رہی تھی, بلکہ وہ ایک عام کنواری لڑکی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ باقی تمہاری جو بہنیں ہیں وہ تو حاملہ ہیں, پھر تم کیسے نہیں ہو؟ میری بات سن کے وہ مسکرائی اور بولی کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میری آج سے پہلے کبھی بھی شادی نہیں ہوئی. ان سب کے تو شوہر تھے لیکن ان کی وفات ہو چکی ہے. میں نے کہا, سے کیا فرق